वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ जल्दी से 600 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। प्लीज़ कमेंट और शेयर करना मत भूलना प्लीज़ यार, एक कमेंट कर जरूर देना। रात के 11 बज रहे थे। अधीरा ने घर का सारा काम खत्म कर लिया था तो तनुजा जी के अनुसार गिरीश उसको उसकी जगह पर ले जा रहा था। गिरीश आगे आगे चल रहा था, वही अधीरा पीछे पीछे चल रही थी। वो दोनों घर के बेसमेंट में आते हैं। वहीं एक कमरा था। गिरीश ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलता है। फिर वो अधीरा को देखते हुए बोला, अधीरा दीदी, आखिर कब तक आपको ये सब झेलना है? आप बड़े मालिक से कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, पत्थर पर सर नहीं फोड़ा जाता है गिरीश। उनकी आंखों पर तनुजा नाम की पट्टी बंधी है, वो ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, वरना अगर मेरे बाप की बीवी ने देख लिया तो तुम्हारी नौकरी खा जाएगी वो। इतना बोलकर अधीरा अंदर चली जाती है। गिरीश भी अंदर आता है। वो अधीरा को देखते हुए उदास होते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अधीरा दीदी, पर मैं मजबूर हूँ। अधीरा उसको देखते हुए हल्का मुस्कुरा देती। वहीं गिरीश दिवाले से जुड़ी बड़ी सी लोहे की जंजीर को अधीरा के पास लाता है और उसके पैर में बांधकर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अधीरा अंदर कमरे को देखती है। वहां बस अंधेरा ही था, कहीं भी लाइट नहीं थी। वहां बस एक बेड और पानी का मटका था। इसको काल कोठरी कहना गलत नहीं होगा। पूरे कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। अधीरा की आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। काल कोठरी की दीवारें ठंडी और खुरदुरी थी और हर कोने में अंधेरे का साया था। उसके पैरों में जंजीरें बंधी थी जो उसे हर कदम उठाने में बाधा डालती थी। वो अपने चारों ओर देखती, लेकिन केवल वही अंधेरा और उसके मन में उठते सवाल थे। छत के पास एक छोटी खिड़की थी जिसके माध्यम से चांद की रोशनी भीतर आ रही थी। चांद की हल्की किरणें उसके चेहरे पर एक नर्म आभा बिखेर रही थी, जैसे वो उसे आशा की एक किरण दे रही हो। अधीरा ने अपनी नजरें खिड़की की ओर उठाईं, जहां चांद अपनी पूर्णता में चमक रहा था। उसकी रोशनी जैसे अदृश्य हाथों से अंधेरे को चीरती हुई अंदर आई थी। अधीरा की सोच में ख्यालों का एक तूफान चल रहा था। वो याद करने लगी कि कैसे वो इस अंधेरी कोठरी में पहुंची। उसकी जिंदगी की खुशियों का एक पल भी अब याद नहीं आ रहा था, केवल उस जंजीर की भारीपन और अंधेरे की गहराई थी। लेकिन चांद की रोशनी ने उसे एक पल के लिए अपने भय और दर्द से दूर जाने का मौका दिया। उसने खिड़की की ओर एक लंबी सांस ली, मानो चांद से मदद की उम्मीद कर रही हो। उसने सोचा, क्या कभी मैं फिर से आज़ाद हो पाऊंगी? चांद की चांदनी ने उसकी आत्मा में एक हलचल पैदा की। क्या ये रोशनी उसे उम्मीद दिला सकती है? जंजीरें भले ही उसके पैरों में बंधी थीं, लेकिन उसकी आत्मा में एक जज्बा था जो उसे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। चांद की किरणें उसे यह महसूस करा रही थीं कि अंधेरे के बाद भी एक सुबह आती है और शायद एक दिन वो भी इस कोठरी से बाहर निकल सकेगी। अधीरा चांद की तरफ देखते हुए बोली, मेरी गलती क्या है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था मेरी एक जिद मेरा सब कुछ छीन लेगी। अधीरा ऊपर चांद को देखते हुए याद करने लगती है, जब वो 15 साल की थी, वो बहुत खुश थी। उसकी छोटी सी फैमिली थी, वो उसके पापा और उसकी मम्मी और उसका आने वाला भाई या बहन। अधीरा की माँ राधिका 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो जल्दी अधीरा को उसका भाई या बहन देने वाली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अधीरा जी को किसी काम से एक दिन के लिए बाहर जाना होता है। वो राधिका जी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राधिका जी ने जिद करके उनको भेज दिया था। अधीरा जी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, वो उनका पहला प्यार थी। राधिका जी में उनकी जान बसती थी। वो चले तो गए थे पर दिल उनका राधिका जी के पास था। पूरा दिन अधीरा जी उनको फोन करके उनकी तबीयत पूछते रहे थे। उसी रात को अचानक से अधीरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसको बहुत तेज बुखार था जिस कारण वो बस रोए जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। इस वक्त घर के सभी नौकर भी जा चुके थे और अधीरा का रो रो कर बुरा हाल था। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो अधीरा को ऐसे रोते हुए भी नहीं देख सकती थी। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अधीरा को कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। राधिका जी एक तरफ अधीरा को देख रही थी तो एक तरफ रास्ते को। उनका घर मेन सिटी में नहीं था। उन्होंने खुद जिद करके अधीरा जी से खास तौर पर शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर अपना घर बनवाने को बोला था। उनका घर जहां बना था
वहां पर अभी इतनी पब्लिक नहीं थी, वो इलाका अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, जिस कारण 9 बजे भी वहां ऐसा लग रहा था कि बहुत रात हो गई है। मेन सिटी और उनके घर के बीच में ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे का रास्ता था। जिस रोड से आना जाना होता था वो रोड के आसपास एक घना जंगल था। राधिका जी ने अधिराज जी को भी फोन करने की कोशिश की, पर उनका फोन नहीं लग रहा था। एक तरफ उनको डर भी लग रहा था। वो हिम्मत करके कार लेकर आ तो गई थी, पर अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इसी कश्मकश में जंगल वाली रोड पर आ जाती हैं। रात के वक्त जंगल बहुत भयानक लग रहा था। जंगल को देख देख कर उनको बहुत डर लग रहा था। उन्होंने ने अधिरा के माथे पर हाथ रखा। बुखार अभी भी था। वो कार की स्पीड और तेज कर देती हैं। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। अचानक गाड़ी के रुक जाने से वो घबरा जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी को क्या हो गया। उनकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो कार से निकलकर बाहर जाके कार को देखे, पर अधिरा की हालत देखकर उनको बाहर जाना पड़ता है। राधिका जी कार से बाहर आती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं, पर उनको दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। हर तरफ अंधेरा था, रोड सुनसान थी, कोई गाड़ी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वो परेशान हो रही थी, उनका दिमाग काम करना बंद सा कर दिया था। अधिरा की हालत भी खराब थी। तभी उनके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती हैं। उस नकाबपोश व्यक्ति को देखकर राधिका डर जाती है, उसके पैर हाथ कांपने लगते हैं। उसके पीछे एक रहस्यमय शख्स खड़ा था, जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा एक काले नकाब से ढका हुआ था, जिससे केवल उसके लाल रक्त जैसे होंठ ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही राधिका की नज़र उस रहस्यमय व्यक्ति पर पड़ी, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और हाथ बेजान से हो गए, मानो वो किसी अज्ञात भय से घिर चुकी हो। तुम कौन हो? राधिका डरते हुए बोली। वो रहस्यमय व्यक्ति बिना कुछ बोले उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखो, मेरे पास मत आओ, समझे? राधिका अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। राधिका की आवाज जैसे उस रहस्यमय व्यक्ति के कानों में जैसे पड़ ही नहीं रही थी, वो तो उसके पास बिना रुके आ रहा था। राधिका अपनी कार में भागने की कोशिश करने लगती है, पर प्रेग्नेंट होने के कारण उसका शरीर भारी था। वो किसी भी हालत में अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहती थी। उसको अपनी चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी अधिरा और अपने होने वाले बच्चे की। राधिका गाड़ी की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसने अधिरा के बारे में सोचा, अगर वो कार में जाएगी और कहीं इस इंसान ने अधिरा को देख लिया तो उसकी जान को भी खतरा है। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अगर एक को नहीं बचा सकती तो दूसरे को जरूर बचाऊंगी। राधिका के दूसरे साइड भागने लगती है कि तभी उसके सामने वही रहस्यमय व्यक्ति आ जाता है। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति अभी तो वहां खड़ा था, तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। वो समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं है, जरूर ये कोई मायावी व्यक्ति है। राधिका अपने हाथ जोड़ लेती है और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। राधिका के इतने बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने अपने गर्दन को पहने एक तरफ फिर दूसरी तरफ घुमाया और फिर उसने राधिका का गला कस कर पकड़ लिया। राधिका झटपा रही थी। उस व्यक्ति ने उसको ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाने लगा। राधिका के दोनों हाथ गर्दन पर आ जाते हैं और पैर सांस लेने के लिए झटपटा रहे थे। वो व्यक्ति राधिका की गर्दन को धीरे धीरे अपने मुंह के पास लाता है और अपना मुंह खोलता है। तभी अचानक ही उसके किनारे के 2 दांत लंबे हो जाते हैं। ये सब देखकर राधिका डर से और तेज झटपटने लगती है। वो अपनी पूरी हिम्मत कर रही थी उस व्यक्ति से छूटने की, पर वो प्रेगनेंसी के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। उस व्यक्ति ने अपने नुकीले दांत राधिका की गर्दन पर रख दिया। उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो राधिका का खून पी रहा था। राधिका का शरीर नीला पड़ने लगा था। वो जोर से चिल्लाती है, पर उसकी आवाज सुनने को वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उनके शरीर में हलचल होना बंद हो जाता है। जैसे ही उनके शरीर में हलचल बंद हो जाती है, वैसे ही उस नकाबपोश इंसान ने उसको छोड़ देता है, जिससे वो जमीन पर बेरहमी से गिर जाती है। वो इंसान देखता है कि राधिका की सांसें अभी भी हल्की हल्की चल रही थी। कुछ देर बाद वो नकाबपोश इंसान राधिका को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाता है और फिर जंगल से उनकी दर्दनाक आवाज आने लगती है। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहता है। उनकी आवाज उस सुनसान रोड और जंगल में गूंज रही थी। टू बी कंटिन्यू।